एक घटना तरंगों में विस्पंद होती है, बीट्स इसे कहा जाता है, बीट्स, जिसे बीट माने पिटाई होती है। ये बीट से मतलब ये है कि जैसे आवाज में झटके से लगते हैं। अगर हम दो तरंगे हमारे कान में एक साथ आ रही हैं और दोनों की आवृत्तियां अलग अलग हैं, और आवर्ती का अंतर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कान की संरचना है वो इस तरह की है कि अगर एक सेकंड में 10 से ज्यादा शब्द भी अगर आते हैं तो वो हमारा कान स्पष्ट नहीं सुन पाएगा। एक तरह से ये परसिस्टेंस ऑफ ईयर हियरिंग है, एक तरह से, यानी 10 तक के कंपन का डिफरेंस, 10 शब्द अगर अलग अलग आते हैं तो उन्हें हमारा कान सुन लेता है, और 10 से ज्यादा शब्द आएंगे तो फिर वो लगातार शोर हो जाएगा एक। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो तरंगे हैं, ये एक तरह से अध्यारोपण की ही घटना मान लीजिए। जैसे अध्यारोपण में एक व्यतिकरण की घटना हमने पहले पढ़ी। व्यतिकरण में क्या है कि समान आवर्ती समान आयाम की या आयाम भिन्न हो सकते हैं। दो तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो उस माध्यम में कुछ स्थान पर तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ पर न्यूनतम हो जाती है। अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के स्थान निश्चित हो जाते हैं अगर तरंगों में कलांतर नियत था। तो इस प्रकार वो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता, इस घटना को हम व्यतिकरण कहते थे। अब क्या है कि आवर्तियां ही बदल रही हैं, दोनों आवर्तियां में अंतर है, समान आवर्तियां नहीं है। तो इस आधार पर क्या होगा, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पहले देखेंगे। जैसे दो स्रोत हैं, आयाम उनके समान मान लेते हैं सुविधा के लिए, ए मान लेते हैं, आवर्तियां n1 n2 मान ली है हमने, इनका डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, y1 यानी किसी एक बिंदु पर वो तरंग पहुंची t समय पर a sin ओमेगा 1t, ओमेगा कोणीय आवर्ती हो गई, ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, तो a sin 2 पाई n1 t हो गई। y2 दूसरी एक तरंग है a sin 2 पाई n2 इंटू टी, यानी n1 n2 आवर्ती आयाम a की दो तरंगे एक साथ चलकर किसी बिंदु पर पहुंच रही हैं और उस बिंदु पर हम कान से सुन रहे हैं। तो उस बिंदु का परिणामी विस्थापन, जैसे कि अध्यारोपण का सिद्धांत है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या है, y बराबर y1 जमा y2। तो y दोनों को हमने जोड़कर लिख दिया है। अब जोड़ेंगे कैसे, a कॉमन है तो a हमने कॉमन ले लिया, आगे जो बचा वो साइन दिस पूरा एंगल प्लस साइन दिस पूरा एंगल। एक त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी वाला, साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये याद रखना होगा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो c की जगह यहाँ 2 पाई n1 t हो गया और d की जगह 2 पाई n2 t हो गया। अब a कॉमन आ गया, साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दोनों का जोड़ करेंगे, आधा करेंगे, दो कैंसिल हो जाएगा, पाई t कॉमन आएगा, n1 जमा n2 हो गया, कॉस c माइनस डी करेंगे तो ये n1 माइनस n2 हो गया। 2a कोस वाले फैक्टर को हमने पहले लिख दिया है, साइन वाला फैक्टर बाद में लिख दिया है। अब देखिए ये इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर कोई राशि साइन आवर्ती वाली राशि और t, एक तरह से y बराबर a साइन ओमेगा t, यानी सरल आवर्त गति की टाइप की ही क्वेश्चन समीकरण हो गई। यानी नई तरंग में भी माध्यम के कण सरल आवर्त गति में ही कंपन करेंगे। उसका आयाम ये होगा कैपिटल A, ओमेगा कोणीय आवर्ती ये हो जाएगी, तो कोणीय आवर्ती निकालनी होगी तो इसके बराबर कर देंगे।
a बराबर 2a पाई cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। यानी ये जो पूरा है साइन से पहले का, ये पूरा एक कांस्टेंट की तरह हो गया। n1 n2 आवर्तियां हैं, कांस्टेंट हैं जितनी भी हैं, t समय पर निर्भर कर रहा है। देखिए अब आयाम जो है वो समय पर निर्भर कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दो तरंगे जो एक साथ चलकर एक बिंदु पर पहुंच रही हैं, उस समय के साथ साथ इसका आयाम बदल रहा है। समय बदलने के साथ साथ आयाम लगातार बदल रहा है, और आयाम बदलेगा तो तीव्रता बदलेगी। यानी एक ही स्थान पर आयाम अधिकतम न्यूनतम, तीव्रता न्यूनतम अधिकतम होती रहेगी। अधिकतम होगी, न्यूनतम होगी। अधिकतम को चढ़ाव कहते हैं, न्यूनतम को उतराव कहते हैं। यानी ढोल से बजने लगेंगे, आवाज फ्रीक्वेंटली एक एक करके आने लगी एकांतर क्रम में। आयाम ये होगा। ए मैक्सिमम का अगर हम हिसाब लगाना चाहें, ए मैक्सिमम मतलब इसका मान अधिकतम। अब इसका मान अधिकतम कब होगा? अब ए का मान अधिकतम कब होगा? देखिए ये जो राशि है पूरी, ये यहां इस बाकी फैक्टर के गुणा में है, और ए का मान कॉस पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस का मान हम जानते हैं कि कम से कम 0 होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, प्लस माइनस 1 भी होता है। तो 2a ये तो कांस्टेंट है ही। कोस का जो पूरा मान है, ये चूंकि यहां कोस का ये फैक्टर गुणा में है, और गुणा का मतलब ये हुआ कि +1 या -1 दोनों ही ज्यादा हो गए। आयाम ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, लेकिन होगा ज्यादा से ज्यादा 1 होने पर। तो कोस का जो मान है वो +1 और -1 होगा, और कम से कम 0 होगा, क्योंकि 0 की गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण 0 हो जाएगी, विस्थापन ही 0 हो जाएगा। तो ये बात समझदारी की है, समझने की है कि ये पूरा का पूरा आयाम चूंकि कॉस का फंक्शन है, कॉस का मान 0, +1, -1 ये सब होते हैं, और ये चूंकि गुणा में है, और गुणा का मतलब ये हुआ, देखो 2a में गुणा है ना कॉस की। अब जब गुणा है तो गुणा का मतलब ये हुआ कि अगर ये +1 -1 की गुणा होगी तो +2a -2a हो जाएगा, और अगर 0 हुआ इसका मान तो ये जीव पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम का मतलब हुआ +1 -1, और मिनिमम का मतलब हुआ इसका मान 0 होना। बस ये समझने की बातें हैं। कॉस का मान +1 -1। अब ये सामान्य बातें हो गई। देखो ये तो पता होना ही चाहिए, मैथमेटिक्स है कि cos 0 1 होता है प्लस का, और cos 180 माइनस का 1 होता है। अभ्यास करेंगे, कर करके देखेंगे तो ये अपने आप याद रहने लगेगा। जब तक याद नहीं रहे तो हिसाब लगाना आना चाहिए। cos 0 कितना होता है, cos 180 तो कैसे होता है, तो ये हिसाब लगाना आना चाहिए। तो पहले हिसाब लगा कर करेंगे, और फिर अपने आप माइंड हिसाब लगाने लगेगा। अब यहां से cos का मान +1 -1 मतलब cos 0 पाई पर भी 2 पाई भी, 2 पाई फिर 0 होगा, 1 होगा। तो इस तरह से 180 डिग्री पर +1 बदलते चले जाएंगे। ये सब कर करके देखना है। ये अगर माइंड को क्लियर हो गया तो ये तुरंत लिखना शुरू कर देगा, और अगर यही बात नहीं पता है तो फिर तो देखो समस्या आएगी ही निश्चित रूप से। तो यहां से हमने क्या किया कि कॉस का ये मान कॉस के इन मानों के बराबर है, तो कोण का मान ये 0 पाई ये हो गया। जैसे इस पूरे का मान 0 है तो टी का मान 0 आ गया। इस पूरे का मान पाई है तो पाई से पाई कटा, और टी का मान 1/n1 - n2 आ गया। 2 पाई है तो 2/n1 - n2 आ गया। तो इस तरह से ये समय पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। आयाम अधिकतम होगा इन समयों पर, तीव्रता अधिकतम होगी इन समयों पर। ऐसे मिनिमम के लिए ये 0 होना चाहिए। cos 90 0 होता है, और 90 का मतलब हर 180 जोड़ने पर फिर वही मान आता चला जाएगा। 90 बदलने पर 0 से +1 -1, यानी प्लस 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, 90 बदलने पर ऐसे बदलेंगे। तो ये सब कर करके देखना पड़ेगा आपको। ये कोई भी आपको एक बार बता देगा किताब में लिखा है, लेकिन करके जब तक नहीं देखोगे आपके माइंड को क्लियर नहीं होगा, और ये उसके उपयोग में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे टी का मान यहां से ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे
कि टी का मान 0, मतलब किसी एक बिंदु पर तरंगे पहुंच रही हैं जिस समय 0 समय है, मतलब स्टार्टिंग, तब क्या है, अधिकतम तीव्रता है। और फिर 1/2 n1 - n2 समय पर न्यूनतम है, 1/n1 - n2 समय पर फिर अधिकतम है। देखो 0 और 1/n1 - n2, और इनके बीच में ठीक ये आ गया क्योंकि 1/2 है। अगर हम कहें 1/n1 - n2 समय को कॉमन करें तो 0 और ये कॉमन, और इसके बीच में ठीक ये आ गया, और इसके बाद ये होगा, इसके बाद 1.5 गुना, जैसे ये 1 मल्टीप्लाई है तो ये 3/2 हो गया, फिर 2 हो गया, 2.5 हो गया। तो इस तरह से एकांतर क्रम में होते जा रहे हैं, यानी अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम ऐसे होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक अधिकतम से अगला अधिकतम 1/n1 - n2 समय पर होगा, यानी एक अधिकतम और एक न्यूनतम का समय 1/n1 - n2 हो गया। इन समयों पर तीव्रता न्यूनतम हुई, इन पर अधिकतम हुई, तो एक विस्पंद का समय मतलब एक अधिकतम और एक न्यूनतम का समय 1/n1 - n2 हो गया। तो इतने समय में एक विस्पंद हो गया, इतने समय में एक विस्पंद हो गया, और एकांक समय में इसके बटे ये होगा, 1/, उल्टा करेंगे तो n1 - n2, ये बीट्स फ्रीक्वेंसी हो गई। तो विस्पंद आवर्ती दो स्रोत अलग अलग आवर्तियों के हैं, एक साथ बजाए जा रहे हैं, हमारे कान में मान लीजिए दोनों की ध्वनि आ रही है। अगर हम एक ही स्थान पर खड़े रहकर सुनते रहें तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम न्यूनतम एकांतर क्रम में होती रहेगी, और वो समय लगेगा इसमें 1/n1 - n2, यानी विस्पंद आवर्ती हो गई n1 - n2। जैसे आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है ना, उसी तरीके से ये बात आ गई। तो तैयारी करें, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, अभ्यास करें।